हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुलशनपुर कहकर एक गांव में देवराज अपनी बीवी नीलिमा के साथ रहा करता था। उसी गांव में देवराज का सगा भाई मनोहर और उसकी बीवी सुमित्रा रहा करते थे। देवराज और नीलिमा का दाल तड़का ढाबा पूरे गांव में मशहूर था। सभी को उनके हाथ का बना दाल तड़का बहुत पसंद आता और वो उंगलियां चाट चाट कर उसे खाया करते। अरे ओए होए होए नीलिमा भाभी, देवराज भाई, आप दोनों के ढाबे की शान, ये लजीज पकवान दाल तड़का भाई इतना स्वादिष्ट है कि इसे खाकर बीमार इंसान भी चुटकी में ठीक हो जाए। अरे एक अलग और अनोखा स्वाद है आपके दाल तड़का में, जो मुंह में घुलते ही चार चांद लगा देता है। वाह भाई, ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि दुनिया भर की दाल तड़का रेसिपीज एक तरफ और आपकी एक तरफ, भाई कमाल से भी बहुत कमाल है भैया। धन्यवाद भाई साहब। इसी तरह हमारे दाल तड़का को पसंद कीजिए और ढाबे पर आते रहिए। अरे वो तो है भाई, लेकिन अभी के लिए मुझे और 3 बटर नान और दाल तड़का चाहिए, मिलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र भाई साहब, ये लीजिए। एक तरफ देवराज और नीलिमा अपने दाल तड़का ढाबे से ढेरों पैसा कमा रहे थे और जीवन में तरक्की कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मनोहर की नौकरी छूट चुकी थी और वो घर पर ही रहने लगता था। उनके पास धीरे धीरे सारे पैसे खत्म होने लगे थे। जी, घर पर अनाज का एक दाना नहीं बचा है। लगता है हमें हमारा घर बेचकर किसी छोटे मकान में ही शिफ्ट होना होगा। अब हम खाएंगे क्या? अरे खा जाओ मुझे ही। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? पति चिंताग्रस्त है और तुम ऊपर से और चिंता दे रही हो। कुछ दिन खाना नहीं खाओगे तो क्या मर नहीं जाएंगे? वैसे भी मंदिर में मुफ्त का खाना मिल जाता है, वहां से खा लेंगे। मनोहर को कुछ सूझता नहीं और वो आखिरकार अपना बड़ा घर बेचकर एक छोटे से मकान में रहने लगता है। आए दिन वो गांव भर में यहाँ से वहां नौकरी ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। आते जाते लोग उसे ताने कसते। अरे भैया ये देखो, ये तो उसी ढाबे वाले देवराज का सगा भाई है ना। बेचारा नौकरी की तलाश में ठोकरे खा रहा है। एक तरफ इसका भाई इतने नोट छाप रहा है दाल तड़का बेच बेच कर, और यहाँ ये नौकरी ढूंढते हुए दर दर भटक रहा है। मनोहर को उन आदमियों की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और सर झुकाए आगे निकल जाता है। धीरे धीरे मनोहर के मन में अपने भाई देवराज के प्रति जलन और भी बढ़ने लगती है। जब जब उस देवराज को खुश देखता हूं ना, तब तब मेरा खून खौलता है। वो इतना पैसा कमा रहा है और मैं यहाँ ठोकरे खा रहा हूं। जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अगर आपसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती तो आपको उसकी खुशी ही उससे छीन लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उसे बर्बाद करना है तो उसके दाल तड़के में थोड़ा तड़का तो लगाना ही पड़ेगा ना। शायद तुम सही कह रही हो सुमित्रा। मैं समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। अब तो मैं उस देवराज का दाल तड़का ढाबा बर्बाद करके ही रहूंगा। मनोहर और सुमित्रा दोनों ही रात के घने अंधेरे में जलती हुई मशाल से देवराज और नीलिमा का दाल तड़का ढाबा जला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब देवराज अपने ढाबे को जलता हुआ राख होता हुआ देखता है, तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे मेरा ढाबा, मेरा खून पसीने की मेहनत, ये सब क्या हो गया? नीलिमा, नीलिमा, हमारा ढाबा, हमारा घर, हमारा घर। दोनों ही पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस कंप्लेंट करते हैं और उनके केस की कार्रवाई शुरू की जाती है। मनोहर और सुमित्रा देवराज और नीलिमा को इस तरह दुखी देख बहुत खुश होते हैं। बड़ा ही आनंद मिल रहा है मुझे देवराज और नीलिमा को इस तरह दुखी देख। और कमाओ पैसा और हो जाओ गांव में मशहूर। जीना दुश्वार करके रख दिया था उन लोगों ने। अब सच में मन को राहत और दिल को ठंडक पहुंच रही है। लेकिन देवराज और नीलिमा यहीं पर हिम्मत नहीं हारते। वो दोनों दूसरे ही दिन गांव के बाजार में लारी लगाकर उस पर दाल तड़का बनाकर बेचने लगते हैं और वहां पर भी ग्राहकों की लंबी कतार से पूरा बाजार भर जाता है। देवराज लारी पर दाल तड़का बेचकर भी बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। अरे सच में
आपका आपके काम के प्रति जज्बा और जुनून देखकर बहुत प्रेरणा मिल रही है। कल ही आपका ढाबा जलकर राख हो गया और आज आपने तुरंत लारी पर अपनी शुरुआत की। लेकिन मानना पड़ेगा, ढाबा हो या लारी, देवराज भाई और नीलिमा भाभी के हाथ का दाल तड़का है लाल भरी। हा 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 हा। अरे धन्यवाद। देवराज फिर से प्रगति करने लगता है और ये सब देखकर मनोहर और भी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सुमित्रा, ऐसे नहीं हो सकता। वो देवराज किस मिट्टी का बना है? इतना बड़ा ढाबा जल जाने के बाद भी इसकी हिम्मत पर आंच नहीं आई। तुम उनकी प्रशंसा कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या सुमित्रा? देवराज और नीलिमा वो दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए। वो दोनों उनका डटकर सामना करेंगे। अरे प्रशंसा नहीं कर रही हूँ मेरे दिमाग के पैदल पति, मैं आपको बता रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दुनिया भर के पैतरे भी क्यों ना आजमा लें, वो दोनों हर एक मुश्किल को मात दे देंगे। और इसीलिए हमें उनका एक ही बार में नामो निशान मिटा देना होगा। मतलब यूं बात को जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाओ, ठीक से बताओ। हम उन्हें जान से मार देंगे। जी हाँ, जान से मार देंगे, समझ गए? समझ गया सुमित्रा, बहुत ही अच्छी तरह समझ गया। क्रूर सुमित्रा और मनोहर मिठाई के बॉक्स में जहर मिला देते हैं और उसी मिठाई के बॉक्स को लेकर नीलिमा और देवराज के घर जाते हैं। अरे मनोहर भाई साहब और सुमित्रा दीदी, आप दोनों आइए ना। भैया, आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? क्यों भाई, तीज त्योहार पर ही आने की अनुमति है क्या? ऐसे ही नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं भैया, ये तो आप ही का घर है, आप जब चाहे आकर रह सकते हो। मजाक कर रहा हूं देवराज। अब दरअसल ये नए कारोबार को शुरू करने जा रहे हैं, वो भी अगरबत्ती का, इसीलिए ये मिठाई देने आए हैं। सुमित्रा मिठाई का बॉक्स नीलिमा के हाथ में पकड़ा देती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। घर से बाहर निकलकर रास्ते पर चलते समय अब आएगा मजा, जब इन दोनों के मरने की खबर सुनने को मिलेगी। जी धीरे बोलिए, कहीं किसी ने सुन लिया ना तो खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे। उतने में तेजी से एक बड़ी सी ट्रक सामने से आती है और सुमित्रा और मनोहर को ठोक कर जाती है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वहां देवराज और नीलिमा मिठाई खाने जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर पड़ोसी आकर कहता है, देवराज भाई, नीलिमा भाभी, वो आपके भाई और उनकी बीवी का एक ट्रक से टकरा कर बहुत गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। क्या? देवराज और नीलिमा फौरन उस जगह पहुंचते हैं और मनोहर और सुमित्रा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वो दोनों कोमा में जा चुके हैं। देवराज और नीलिमा मनोहर और सुमित्रा के जान की सलामती के लिए खूब प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे भैया और भाभी कैसे हैं? कोमा से बाहर आ गए। बताइए ना डॉक्टर साहब। देवराज जी, आपके भैया और भाभी अभी कोमा से बाहर है, आप उनसे मिल सकते हो। जब मनोहर और सुमित्रा को सब पता चलता है कि कैसे देवराज और नीलिमा ने उन्हें बचाया, उनके लिए दिन रात प्रार्थना की और तो और हॉस्पिटल का बिल भी भरा, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो दोनों नफरत छोड़कर देवराज और नीलिमा संग प्रेम और स्नेह से पेश आने लगते हैं। कमलपुर कहकर गांव में विश्वनाथ अपने बेटे केशव और बहू सुमन के साथ रहा करता था। लेकिन एक दिन जब केशव और सुमन दोनों ही रात के समय एक जगह से लौट रहे होते हैं, तभी उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। केशव, अरे केशव बेटा उठना, अपने बूढ़े बाप को इस दुनिया में अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है तू? सुमन बहू, उठ जाओ, आंखें खोलो मेरे बच्चों, तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब मैं तुम दोनों के बगैर क्या करूंगा इस कठोर और निर्दयी दुनिया में। केशव और सुमन के जाने के बाद विश्वनाथ अकेला पड़ जाता है। उसने अपनी बीवी पुष्पा को 5 साल पहले ही खो दिया था।
पुष्पा की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी। अब विश्वनाथ का इस दुनिया में कोई नहीं था। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से इस प्रकार का अकेलापन। विश्वनाथ के लिए ये समय मुश्किलों से कम नहीं था। सबसे पहले तो घर मालिक आकर उसे घर से बाहर निकालता है। निकल जाओ यहाँ से। किराया नहीं भरोगे तो क्या मैं तुमको फ्री में रहने दूंगा यहाँ, है चाचा? अरे ऐसा मत करो बेटा, तुम्हारे भी माता पिता होंगे। एक बार मेरे बारे में सोच कर तो देखो। इस अधेड़ उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मुझे मत निकालो यहाँ से। मैं कुछ न कुछ करके तुम्हारे पैसे चुका दूंगा बेटा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ बेटा, मुझे रहने दो इस घर में। ओ चाचा, अपना ये ड्रामा किसी थिएटर में जाकर कर लो, 2 पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन मेरे सामने ये सब मत करो, क्योंकि मैंने अपना फैसला ले लिया है। अपना सामान उठाओ और चलते बनो यहाँ से। घर का मालिक वहां से चला जाता है। विश्वनाथ बेचारा अपना सामान उठाकर यहाँ से वहां दर दर भटकने लगता है। उसके हाथों से सामान गिर जाता है क्योंकि सामान बहुत वजनदार होता है। फिर भी वो अपने सामान को उठाता है और उसे उठाकर एक जगह रखता है और वहीं पर बैठ जाता है। केशव बेटा, सुमन बहू, तुम दोनों थे तभी ये दुनिया मेरे लिए स्वर्ग समान थी। अब तुम दोनों जा चुके हो तो ये दुनिया नरक से भी बदतर लग रही है मुझको। पता नहीं मेरा क्या होगा अब। हे भगवान, जी कर तो मेरा कुछ फायदा नहीं है अभी। मुझे भी किसी गाड़ी के नीचे ला दे और मेरा भी एक्सीडेंट करा दे, ताकि मैं अपने बेटा बहू और बीवी के पास जाकर शांति से रह सकूं। विश्वनाथ के हाल बेहाल हो जाते हैं। वो 2 दिन तक भूखा रहता है। मंदिर में खाना मिलता, लेकिन बूढ़ा विश्वनाथ मंदिर पहुंचता उससे पहले ही बाकी गरीब आकर सारा खाना खत्म कर देते। ये क्या, आज भी खाना नहीं बचा? अब मैं क्या खाऊं? विश्वनाथ गांव में जगह जगह जाकर मदद मांगने लगता है। दुकानदार भैया, मुझे कुछ खाने को होगा तो दे दो ना। 2 दिन से पेट में अन्न का एक निवाला तक नहीं गया। बहुत भूख लगी। अरे ओ भिखारी, चल दफा हो जाए यहाँ से। वो दुकानदार विश्वनाथ को धक्का मारकर अपनी दुकान से भगाता है। विश्वनाथ को चोट आती है, लेकिन वो फिर भी खड़े होकर आगे जाता है। तभी उसे एक घर की खिड़की से कुछ स्वादिष्ट व्यंजन पकने की खुशबू आती है। वो उस घर की घंटी बजाता है। तभी एक महिला हाथ में गरम कड़छी लेकर आती है और दरवाजा खोलती है। क्या है? बिटिया, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत उपकार होते तुम्हारे। 2 दिन से भूखा हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, शरीर में ताकत नहीं रही बिटिया। अरे बेवकूफ बूढ़े, भीख मांगनी ही है तो स्टेशन पर जाकर कटोरा लेकर बैठना। यूं दरवाजे पर आकर यूं परेशान क्यों कर रहा है? चल निकल यहाँ से। हाँ नहीं तो। वो महिला गरम कड़छी से ही विश्वनाथ को मारती है और घर से बाहर निकालती है। जा रहा हूँ बिटिया, अरे जा रहा हूँ। विश्वनाथ जहाँ कहीं भी मदद मांगने जाता सभी उसे मारते और भगा देते। इसीलिए अब वो नौकरी ढूंढने का तय करता है और गांव के हर एक ढाबे में जाकर नौकरी तलाशता है। बेटा, बेटा, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, क्या तुम मुझे नौकरी पर रख सकते हो? देखना, तुम्हारे ढाबे पर जो भी कोई आएगा उंगलियां चाटते रह जाएगा। इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। चलते बनिए यहाँ से, ग्राहकों को आने दीजिए। हटिए 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 हटिए। लेकिन बेटा। अरे ओ बुढ़ऊ, एक बार में बोली गई बात तेरे पल्ले नहीं पड़ती क्या? चलना चलना, पतली गली पकड़ और निकलना यहाँ से। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं गरीब भिखारी मुंह उठाकर। विश्वनाथ जहाँ कहीं भी नौकरी देखने जाता हर कोई बदतमीजी से पेश आकर उसे नौकरी नहीं देता। गांव में सभी उसका अपमान करते हैं। गांव में अक्सर बाढ़ आती रहती और ऐसे ही इस बार भी तूफानी सैलाब के साथ बाढ़ आती है। पूरा गांव तबाह हो जाता है और विश्वनाथ भी उस सैलाब में डूबते जाता है। अरे बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ।
डिजास्टर मैनेजमेंट के रेस्क्यू फोर्स हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं और सभी गांववासियों को रस्सी के जरिए ऊपर खींचते हैं और हेलीकॉप्टर में सवार होकर उन्हें पहाड़ पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं। विश्वनाथ सही सलामत बच जाता है। अगली सुबह जब तूफान शांत होता है तभी सभी गांव में फिर से लौट आते हैं, लेकिन लोगों के घर, दुकानें, स्कूल, मंदिर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। केवल मंदिर में भगवान जी की मूर्ति को कुछ नहीं हुआ था। भगवान जी, मैं क्या करूं, किस राह पर जाऊं, मेरी रक्षा कीजिए भगवान जी। मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हो चुका हूँ। न तो मुझे कहीं कोई नौकरी मिल रही है और न ही कोई मेरी मदद कर रहा है। ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे अपना जीवन यापन करूंगा? अब तो आप ही कोई मार्ग निकाल सकते हैं। विश्वनाथ अब इधर उधर भटक कर बस यही सोचता रहता कि वो अपना पेट पालने के लिए क्या कर सकता है। 3 दिनों तक सोचने के बाद वो गांव में जगह जगह पर फैले हुए प्लास्टिक बॉटल्स को इकट्ठा करके एक गोनी में भरता है और उन बॉटल से रातों रात एक बॉटल ढाबा तैयार करता है जो पूरा बॉटल से बना होता है। ढाबा बहुत बड़ा होता है, मानो 50 से 60 लोग आराम से उस ढाबे में बैठकर खा सकें। विश्वनाथ कचरा कूड़ा बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करता है और उन्हीं पैसों से ढाबे के लिए लगने वाला सामान खरीदता है। गांव वाले उस बॉटल ढाबे को देखकर आश्चर्यचकित और दंग रह जाते हैं। धीरे धीरे विश्वनाथ का बॉटल ढाबा सभी के लिए एक आकर्षण बन जाता है और सभी उसके ढाबे पर आकर लजीज और मजेदार खाना खाते और अपने जीवन के अच्छे पल बिताते हैं। अरे सच में विश्वनाथ काका, मानना पड़ेगा, क्या क्रिएटिविटी है। बॉटल से बना ढाबा, ऊपर से आपके हाथों का बना खाना, वो तो सोने पे सुहागा है भाई। अब तो मैं इस ढाबे का रोज का कस्टमर बन गया हूँ। अरे यहाँ इस ढाबे में आकर खाना खाने में इतना सुकून महसूस हो रहा है, जीवन में व्यक्ति को और क्या ही चाहिए इन चंद अच्छे पलों के सिवा। हाँ बेटा, बात तो तुम सही कह रहे हो। विश्वनाथ का बॉटल ढाबा न सिर्फ कमलपुर गांव में बल्कि पूरे इंटरनेट पर भी फेमस हो जाता है और लोग दूर दूर से विश्वनाथ के बॉटल ढाबे पर खाना खाने आते हैं। एक दिन जब गांव में फिर से बाढ़ आ जाती है तभी पूरा गांव डूबने लगता है। सभी उस सैलाब में बहने लगते हैं, लेकिन विश्वनाथ का बॉटल ढाबा बाढ़ में भी सही सलामत रहता है। उसका बॉटल ढाबा बाढ़ के पानी पर तैरता है। विश्वनाथ सभी गांव वालों को अपने ढाबे पर लाता है और सभी जान बचा लेते हैं। इस तरह विश्वनाथ के बॉटल ढाबे के कारण सभी सुरक्षित हो जाते हैं। तूफान शांत होने के बाद सभी गांव वाले विश्वनाथ से माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए विश्वनाथ काका, आपका मैंने इतना तिरस्कार किया, फिर भी आपने बिना मन में मलाल रखे मुझे और हम बाकी गांव वासियों को बचा लिया। आप तो एक हीरो निकले। मैंने उस दिन आपके साथ जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी नादान बेटी समझकर मुझे माफ कर दीजिए काका। आज अगर आपका बॉटल ढाबा नहीं होता तो पता नहीं आधे गांव वाले अब तक मर चुके होते। तुम सबको ना तो माफी मांगने की जरूरत है और ना ही धन्यवाद देने की। तुम सब तो मेरे बच्चे की तरह हो। मैंने अपने बच्चों को तो खो दिया, लेकिन अब मैं अपने ढाबे पर आने वाले हर एक ग्राहक को अपने परिवार का सदस्य समझकर उसे खाना खिलाऊंगा, लाड़ प्यार और दुलार से। मैंने ये बॉटल ढाबा बाढ़ से बचने के लिए ही तैयार किया था। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और बूढ़ा विश्वनाथ 70 साल की उम्र में भी पूरी फुर्ती और लगन के साथ बढ़िया खाना बनाता और अपने बॉटल ढाबे से खूब सफलता प्राप्त करता। रुचिता और उर्वशी दोनों सगी बहनें होती हैं। उर्वशी रुचिता से उम्र में छोटी होती है। बचपन में ही दोनों ने अपने माता पिता को खो दिया था, जिसके बाद रुचिता ने ही लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके उर्वशी को संभाला। उर्वशी, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ये सुंदर सा ड्रेस लाई हूँ। ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, है ना? ओह गॉड, ये क्या बकवास ड्रेस उठा लाई हो तुम रुचिता। सच में तुम ना गरीब और गंवार दोनों ही हो। तुम्हें ना तो पैसों के सेंस है ना ही फैशन का। लेकिन उर्वशी, जस्ट शट अप, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। रुचिता खून पसीना एक करके इतनी मेहनत करती और उर्वशी को संभालती, लेकिन फिर भी उर्वशी को किसी भी चीज की कीमत नहीं होती।
उर्वशी की पढ़ाई पूरी हो इसीलिए रुचिता ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लगी। लेकिन फिर भी कभी भी जिंदगी में उर्वशी ने रुचिता से सही तरह से सीधे मुंह बात नहीं की। उर्वशी को सब कुछ हाई क्लास ही चाहिए होता है। एक दिन, रुचिता, मुझे तुमसे कुछ बताना है। मैं शादी करने जा रही हूँ। क्या? हाँ रुचिता, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है लंदन में। हाँ, वहीं पला बढ़ा है। अब पिछले 3 सालों से इंडिया में अपने बिजनेस चला रहा है वो, टेक्सटाइल्स का। उसका नाम अरमान है। अरमान और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उर्वशी की ये बात सुनकर रुचिता खुश तो थी, लेकिन उसके मन में कुछ बातें उसे सताए जा रही थी। मुबारक हो उर्वशी, लेकिन ये अरमान और तू एक दूसरे को कहाँ मिले, कैसे मिले और प्यार कब हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब छोड़ो ना उन सब बातों को। तुम्हें जलन महसूस हो रही है क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। उर्वशी अरमान से शादी करने का फैसला लेती है, लेकिन शादी में रुचिता को नहीं बुलाती। सॉरी रुचिता, तू शादी में मत आना। क्या है ना कि शादी में सब अमीर घराने के लोग होंगे और वहाँ के नौकर भी तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो तू एकदम ना नौकरानी मटेरियल है। इसीलिए मैं तुझे शादी में अपनी बहन बोलकर शादी के पहले ही अपनी नाक नहीं कटवाना चाहती। ठीक है उर्वशी। रुचिता को उर्वशी की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहती है और बाद में अकेले में फूट फूट कर रोती है। उर्वशी अरमान के साथ शादी कर लेती है और शादी के बाद अपनी बहन रुचिता को पूरी तरह भूल जाती है। उर्वशी को वो सब कुछ मिल जाता है जो उसे हमेशा से चाहिए था, शान शौकत, राजसी ठाट बाट। वही रुचिता अकेली ही मेहनत करके अपना जीवन यापन करती है। उर्वशी महल में रहती तो वहीं रुचिता अपने छोटे से मकान में। जिस दिन अरमान नई फैक्ट्री खोलता है, उस दिन उर्वशी रुचिता के घर सोने के जेवर और महंगी साड़ी पहनकर जाती है। रुचिता, ये ले, मुंह मीठा कर। अब तक की सबसे बड़ी फैक्ट्री लॉन्च की है मेरे पति ने। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बधाई हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तू इसी तरह खुश रहे और अरमान भी जीवन में खूब तरक्की करे। हाँ, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन स्टिल प्रार्थना करती रहे। अच्छा, मैं चलती हूँ। मुझे ना इस छोटे से मकान में घुटन सी हो रही है। अब मैं महल में रहने लगी हूँ ना, तो वहाँ 24 घंटे एसी ऑन ही रहता है। यहाँ आई हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी आग की भट्टी में आई हूँ। अरे मेरे महल की रसोई में वहाँ तक भी एसी है। बेचारी तू वहीं की वहीं रह गई इस 2 कौड़ी के घर में। बुरा मत मानना, मेरा कहने का मतलब नेगेटिव नहीं है। मैं समझ सकती हूँ उर्वशी, तुझे मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू अपने महल में खुश रह, मैं अपने इस छोटे से मकान में खुश हूँ। उर्वशी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। एक दिन जब रुचिता की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है, तभी क्या करूँ मैं? किसे फ़ोन लगाऊं? कौन करेगा मेरी मदद? मुझे अस्पताल भी जाना है। रुचिता उर्वशी को फ़ोन लगाती है, लेकिन उर्वशी कहती है, रुचिता यार, मैं ना अपने हनीमून पर आई हूँ, सॉरी। रुचिता की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन दूध वाला आकर उसे अस्पताल ले जाता है। रुचिता कुछ दिनों बाद ठीक हो जाती है। फिर एक दिन जब उर्वशी का जन्मदिन आता है, तभी आज उर्वशी का जन्मदिन है। सुना है आज उसके महल में बहुत बड़ी पार्टी है। बाकी दिनों पर उर्वशी कुछ भी कहे, लेकिन आज के दिन तो वो मुझे वहां आने से रोक नहीं सकती। आज मेरी उर्वशी का जन्मदिन है, मेरी छुटकी बहन। उसके पसंद के सारे व्यंजन बनाकर ले जाऊंगी उसके लिए मैं आज, और 2 बड़े डब्बे तो घी वाले मोतीचूर के लड्डू, ये तो पक्का ले जाऊंगी। बड़ी खुशी और प्यार से रुचिता उर्वशी के लिए सब कुछ ले जाती है, लेकिन पार्टी में सबके सामने रुचिता को देख उर्वशी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। ये ले मेरी छुटकी बहन, ये तेरी मनपसंद के सारे व्यंजन हैं। देसी घी में बनाए हुए मोतीचूर के लड्डू भी हैं। जन्मदिन मुबारक हो बहना। उर्वशी, ये गरीब औरत कौन है? ये तुम्हारी बहन है? सभी गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं और फुसफुसाते हुए उर्वशी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी गुस्से में उर्वशी रुचिता का हाथ पकड़कर उसे महल के बाहर ढकेल देती है और उसके हाथ के बने सारे व्यंजनों को भी फेंक देती है।
पता नहीं कौन सी किस गंदी नाली में से मुंह उठाकर चले आते हैं ये गरीब गंवार दो कौड़ी के लोग। ये मेरी बहन नहीं है, ये कोई सड़क की भिखारन लग रही है मुझे। चल दफा हो जाए यहाँ से बेवकूफ बेशरम औरत, बड़ी आई। हाँ। उर्वशी, ये तू क्या कह रही है? तू मुझे ये सब? सिक्योरिटी, इस भिखारन को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, अभी के अभी। सिक्योरिटी गार्ड्स रुचिता को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देते हैं। अपनी बहन से मिले इस धोखे और अपमान के बाद रुचिता बुरी तरह टूट चुकी थी। जिस बहन को मैंने अपने आप से भी ज्यादा प्यार किया, उसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को दांव पर लगा दिया, उसी ने मुझे आज जीवन का इतना बड़ा दुख दिया है। मैं कभी नहीं भूलूंगी उर्वशी, जो तूने मेरे साथ आज किया वो बहुत गलत किया। समय तेजी से गुजरने लगता है और रुचिता की जिंदगी में एक आदमी आता है जिसका नाम अनंत होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि रुचिता का बचपन का दोस्त ही होता है जो विदेश में रहता है। अनंत, तुम यहाँ इंडिया में कैसे? मेरे एक दोस्त की शादी है, इसलिए आया हूँ। अनंत पूरे 15 दिन तक गांव में रुकता है और इसी दौरान रुचिता और अनंत दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है और दोनों शादी कर लेते हैं और रुचिता अनंत के साथ विदेश चली जाती है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। वहीं दूसरी तरफ उर्वशी का पति अरमान दूसरी लड़की के साथ शादी करके उसे घर लाता है और उर्वशी को घर से बाहर निकाल देता है। अरमान, अरमान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते अरमान। दफा हो जाओ मेरे महल से और मेरी जिंदगी से भी, क्योंकि अब मेरा प्यार, मेरी बीवी, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ सिर्फ आयशा है, तुम नहीं। उर्वशी को वहां से बेरहमी से निकाल दिया जाता है और उर्वशी के बहुत बुरे हाल होते हैं। वो सड़क पर आ जाती है जब वो रुचिता के घर जाती है, तभी वहां पर वो किसी और को रहते हुए देखती है। अरे मैडम जी, यहाँ पर जो औरत रहती थी वो किसी अमीर एनआरआई अनंत रघुवंशी के साथ शादी करके विदेश चली गई है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या रुचिता ने अनंत, वो बचपन वाला दोस्त, उससे शादी कर ली? उर्वशी को उसके कर्मों के फल मिल चुके थे। जो उसने बोया वही आज काट रही थी। वो सड़कों पर सोती और भीख मांगती। समय किसी का नहीं होता, इसीलिए हम सभी को अमीरी और गरीबी के पहले इंसानियत के धर्म को निभाना चाहिए। विक्रम बेटा, ये रस्म तो तुझे ही जीतनी है, वो भी हर हाल में। हाँ देवर जी, अगर आप हार गए ना तो हम लड़के वालों की तो नाक ही कट जानी है, बाय गॉड। अंजलि और विक्रम की शादी हुई होती है। ससुराल में आने के बाद वो दोनों दूध के पतीले में अंगूठी ढूंढने की रस्म कर रहे होते हैं। खुशियों से भरा माहौल होता है। ये देखो, अंगूठी मुझे मिल गई। ओहो, अरे यार। ससुराल में सभी अंजलि से बहुत प्यार करते थे। अंजलि ने उसकी सास चंद्रिका, ससुर इंद्रनील, जेठ निर्मित और जेठानी लवलीन के दिलों में चंद दिनों में ही अपनी जगह बना ली थी। ये देख अंजलि बहू, ये मैंने तेरे लिए लौकी का हलवा बनाया है। समदन जी बता रही थी कि तुझे लौकी का हलवा बहुत पसंद है। और ये लो अंजलि, मैं शॉपिंग करने बाजार गई थी तो तुम्हारे लिए भी ये रंग बिरंगी चूड़ियां लाई हूँ। बाय गॉड, सुंदर है ना? अरे वाह, ये चूड़ियां, ये तो बहुत ही सुंदर है। और ये हलवा, ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसा बनाती है, उसकी कार्बन कॉपी है आप। खुशबू भी वैसी है। धन्यवाद माँ जी, धन्यवाद लवलीन दीदी। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अंजलि का एक्सीडेंट हो जाता है जिस कारण वो बांझ हो जाती है। क्या? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बकवास नहीं इंद्रनील जी, यही हकीकत है। अंजलि अब कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि वो बांझ हो चुकी है। अरे नहीं, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा बेटा, मेरा विक्रम, उसे अब पापा कहकर कौन पुकारेगा? अंजलि के बांझ होने के कारण अब ससुराल में चंद्रिका और इंद्रनील उससे नफरत करने लगते हैं। माँ जी, मैं आज के भोग प्रसाद में मावे की मिठाई और हलवा पूड़ी बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे तुझ जैसी बांझ के हाथ के बना भोग प्रसाद भगवान जी को चढ़ाऊंगी तो मुझे पाप नहीं लगेगा क्या? मैं ये घोर पाप नहीं होने दूंगी।
एक तो इस घर की खुशियां छीन ली और ऊपर से अब सबसे बात कर रही हो। तुम्हें कोई गम पछतावा नहीं है, लेकिन हमें बहुत है। हमसे तुमने दादा दादी बनने का हक छीन लिया। अब तुम सिर्फ पनौती की निशानी हो और कुछ नहीं। तभी विक्रम इंद्रनील से कहता है, पापा, माँ, आप ये सब क्या बोल रहे हो? अंजलि कभी माँ नहीं बन सकती तो उसमें इसकी क्या गलती? वो एक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता था। ओ दुनिया के नंबर 1 जेठ जी, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है इस अंजलि की। ये तो है ही अपशगुनी। जब से आई है अपने साथ साथ मनहूसियत को भी ले आई है। बाय गॉड। अंजलि अकेले में बहुत रोती है। चंद्रिका, इंद्रनील और लवलीन उसके साथ सही ढंग से पेश नहीं आते और कटे कटे से रहने लगते हैं। अंजलि माता रानी की परम भक्त थी। वो माता रानी की प्रतिमा के चरणों में सर झुकाकर खूब रोती है। मैं ही क्यों माता रानी, मैं ही क्यों? मेरी कोख हमेशा हमेशा के लिए सूनी हो गई है। अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। क्या क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा माता रानी, क्यों? वहीं चंद्रिका विक्रम की दूसरी शादी कराने के बारे में सोचती है। माँ जी, सुनीता जी से मेरी बात हो गई है। वो आती ही होंगी अपनी बेटी पायल के साथ। बाय गॉड। चलो अच्छा है विक्रम बेटा, जा तू भी तैयार हो जा। आज तुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं। लड़की वाले? अब तुम्हारी बीवी तो हमें पोता या पोती नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हारी दूसरी शादी करवाना बहुत जरूरी है, वरना वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अंजलि और विक्रम ये सुनकर एकदम से चौंक जाते हैं। बस पापा, आप लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मेरी जिंदगी है। मैं अंजलि से ही प्यार करता हूं और बच्चा तो हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं ना। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। लेकिन विक्रम बेटा तू। बस मां, अब इस बात पर मैं और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, प्लीज, वरना ना चाहते हुए भी मुझे और अंजलि को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। विक्रम अंजलि की खातिर अपनी माँ, भाभी और पिता के खिलाफ हो जाता है, जिससे चंद्रिका और लवलीन का और भी ज्यादा पारा हाई हो जाता है। विक्रम तो मानो उस बाज अंजलि के प्यार में पागल हो रहा है। अरे उससे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब समाज उसे ताने कसेगा ना, तब जाकर उसकी अकल ठिकाने आएगी। माँ जी, ये दोनों लैला मजनू तो कभी अलग नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें इस पनौती को तो अपने घर और जिंदगी से निकाल कर ही रहना है। मेरे पास एक गर्मा गर्म आइडिया है। खाना चाहोगे? मेरा मतलब है सुनना चाहोगे? बाय गॉड। नहीं, मुहूर्त निकलवाती हूँ पंडित जी से पूछकर। अरे बोलना मेरी अम्मा। लवलीन और चंद्रिका दोनों ही मिलकर एक साजिश रचते हैं। वो दोनों अंजलि को अगवा करवाने के लिए गुंडों को पैसे देते हैं और दिन में जब भारी दोपहर में अंजलि कुछ देर के लिए सो रही होती है, तभी वो गुंडे उसे अगवा करके ले जाते हैं। अंजलि जब अपनी आंखें खोलती है तभी अपने आप को एक बंद स्टोर रूम में देखती है। उसके हाथ पांव बंधे होते हैं। हे माता रानी, मैं यहाँ कैसे आ गई? अरे तेरी सास और जेठानी ने भेजा है तुझे यहाँ। और अब कुछ दिनों बाद तुझे हम बेच देंगे और खूब नोट कमाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन वो नफरत इस तरह, ये आप दोनों ने अच्छा नहीं किया माँ जी और लवलीन दीदी। गुंडे अंजलि को स्टोर रूम में कैद रखते हैं और तो और उसे सिर्फ दिन में एक बार ही खाना मिलता। वहीं चंद्रिका और लवलीन दोनों ही विक्रम को अंजलि के खिलाफ भड़काने लगते हैं। विक्रम बेटा, तू कब तक उस बेवफा औरत के सदमे में देवदास बना रहेगा? वो तुझे छोड़कर जा चुकी है, भाग गई होगी किसी और मर्द के हाथ पकड़कर, बेशर्म कहीं। देवर जी, आपको मैं कह रही हूँ, आपके लिए लड़कियों की लाइन लगी है। आप दूसरी शादी कर लो और छोड़ दो उस अंजलि के बारे में सोचना। बाय गॉड। लेकिन अंजलि? बस विक्रम बेटा, अगर तुमने दूसरी शादी नहीं की तो तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। घर वालों की इन बातों में आकर दुखी विक्रम को ना चाहते हुए भी पायल संग शादी के लिए हाँ बोलना पड़ता है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आ जाता है। ये थाली वापस ले जाओ। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और मैं 9 दिन तक निर्जला व्रत रखूंगी। और देखना, मेरी माता रानी इन 9 दिनों के अंदर ही अंदर मुझे तुम जैसे दुष्ट रावणों के चंगुल से बचाकर निकाल कर ही रहेगी और फिर मैं अपने विक्रम के पास जाऊंगी।
जितने सपने देखने हैं देख ले, क्योंकि इन 9 दिनों के अंदर हम तुझे बेच ही डालेंगे। अंजलि हिम्मत नहीं हारती और वो दिन रात आंखें बंद करके तपस्या करने लगती है और माता रानी का नाम ले लेकर प्रार्थना करती है। और आखिरकार एक दिन जब गुंडे वहां मौजूद नहीं होते, तभी अंजलि को एक दिन एक आवाज सुनाई देती है। अंजलि, मैं जानती हूँ तुम मेरी कितनी बड़ी भक्त हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। बेटी, बस जय माता दी बोलो, फिर तुम्हारे हाथों पर बंधी रस्सी अपने आप खुल जाएगी। जाओ, बचाओ अपने सुहाग को। माता रानी, माता रानी, ये तो आपकी आवाज है। जय माता दी। अंजलि के इतना कहते ही उसके हाथ पांव से बंधी हुई रस्सी अपने आप टूट जाती है और वो भाग भाग कर वहां से निकल जाती है। वहीं घर को सजाया जाता है और विक्रम शादी के मंडप में पायल की मांग में सिंदूर भरने ही जा रहा होता है कि तभी वहां पर अंजलि आ जाती है। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। अंजलि, तुम? विक्रम मंडप से उठकर अंजलि की तरफ भागता है और उसके गले लगता है। अंजलि चंद्रिका और लवलीन का सच सबको बताती है और तभी विक्रम चंद्रिका को कसम देकर पूछता है कि आखिर सच क्या है, और चंद्रिका चुप रह जाती है। दोनों ही माफी मांगने लगते हैं। माफ कर दो बेटा। हाँ अंजलि, अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर दो। नहीं, आप दोनों ने जो किया है उसकी सजा आपको और उन दोनों गुंडों को भी जरूर मिलेगी। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और वो चंद्रिका, लवलीन और उन दोनों गुंडों को भी गिरफ्तार करके जेल में कैद कर लेते हैं। वहीं अंजलि और विक्रम माता रानी का आशीर्वाद लेकर नवरात्रि के शुभ और पवित्र अवसर पर अग्नि को साक्षी मानकर फिर से 7 फेरे लेते हैं और आगे जाकर एक बेटी को गोद लेते हैं। समय के साथ इंद्रनील का भी हृदय परिवर्तन होने लगता है और सभी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।